Assalamu alaikum all. We are here with the discussion of chapter remaining part of chapter number 5. हमने जो previous class थी उसमें बेसिक्स पढ़ी थी कि स्ट्रेस क्या होता है। बेसिकली आपको पता है हम लोग इस वो भी मॉडल को डिस्कस करें और वो भी मॉडल में स्ट्रेस को हम डिस्कस करें। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल दी थी सबसे पहले। आई होप सो आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा जिसमें काफी ऑफ स्ट्रेस डिस्कस हुई। हमने स्ट्रेस को डिफाइन किया था, हमने स्ट्रेसेस को डिफाइन किया था। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस द स्ट्रेन। स्ट्रेस हमने कहा था कि जो सिचुएशन है जिसके अंदर इंसान जो है ये फील करता है कि उसकी जो कैपेसिटी है उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा डिमांड्स है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो वो जो डिमांड्स हैं, जो एक्सीडिंग डिमांड्स हैं, दोस आर कॉल्ड स्ट्रेसेस। और जो उसकी वजह से फीलिंग्स जनरेट होता है, दैट इज फीलिंग ऑफ स्ट्रेन। तो यानी जो आउटकम्स हैं उसके। देन हमने ट्रांजेक्शन थ्योरी ऑफ स्ट्रेस डिस्कस की थी जो बेसिकली दो स्टेजेस को डिस्कस करता है या दो अप्रेजल्स को डिस्कस करता है। प्राइमरी अप्रेजल जो है दैट डील्स विद इवैल्यूएशन और अप्रेजल कि हम स्ट्रेस को फील कैसे करते हैं, कि स्ट्रेस क्या है उसको और कैसे हो रही है, क्या उसके रीजंस हैं। ये जो हम इवैल्यूएशन करते हैं, अप्रेज करते हैं स्ट्रेस के बारे में, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी अप्रेजल। फिर उसको हम कैसे कोप अप करना है, हमने कैसे उसको आउटकम करना है, किस तरह उसको ओवरकम करना है, वो जो हम स्टडी अडेप्ट करेंगे वो हमारा सेकेंडरी अप्रेजल है। तो इसमें ये तीन केसेस थे, तीन बैंकर्स के तीन कैशियर्स हैं। तो तीनों का लेवल ऑफ स्ट्रेस जो डिफरेंट था, आई होप सो आप लोगों ने इसको भी सॉल्व कर लिया होगा। अच्छा, अब स्ट्रेसेस जो है वो दो तरह की हैं। लाइक जब हम इस थ्योरी को यूज़ करते हैं ना, ट्रांजेक्शन थ्योरी ऑफ स्ट्रेस, तो इसके मुताबिक दो तरह के बेसिकली स्ट्रेसेस होते हैं, हिंड्रेंस स्ट्रेसेस हैं और चैलेंजिंग स्ट्रेसेस हैं। हिंड्रेंस स्ट्रेसेस वो हैं जो हिंड्रेंस जनरेट करते हैं, हमें फील होता है कि कोई चीज़ हमारे लिए रुकावट बन रही है, तो उससे जो स्ट्रेस बनती है रुकावट वाली फीलिंग से हिंड्रेंस स्ट्रेस है। कुछ चीज़ें हमारे लिए चैलेंज होती हैं, आपको टास्क मिल गया, आपको किताब मिल गई है एक पढ़ने के लिए, टास्क मिल गया, प्रेजेंटेशन करनी है आप लोगों ने, आपको कोई चीज़ जो है वो कुछ चैलेंजिंग दे दिया है आपको टास्क करने को। वो चैलेंजिंग जो टास्क है वो आपके लिए स्ट्रेस जनरेट कर रहा है कि यार मैं कैसे करूँगा, अनसीन चीज़ है, मुश्किल चीज़ है हमारे लिए, कैसे हम करेंगे इसको। ये चैलेंजिंग स्ट्रेस है हमारा। इसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव भी होता है, कुछ लोग इससे मोटिवेट भी होते हैं, यार ये तो बड़ी आला चीज़ है, कुछ नया करने को मिल रहा है इसमें, ठीक है। तो ये चैलेंजिंग स्ट्रेस है आपके लिए। अच्छा, अब जो स्ट्रेस है वो दो लेवल पे होता है, एक वर्क प्लेस पे होता है और एक फैमिली लाइफ में होता है, यानी नॉन वर्क पे होता है। तो इनको अगर हम मिलाएं तो हिंड्रेंस वर्क का हो सकता है और हिंड्रेंस नॉन वर्क की वजह से हो सकता है। इस तरह चैलेंजिंग वर्क की वजह से हो सकता है और चैलेंज जो है वो नॉन वर्क की वजह से हो सकता है। ये सारे क्या है, इसको हमने डिस्कस किया था। रोल कन्फ्लिक्ट होता है जब आपके रोल्स में कन्फ्लिक्ट हो, दो रोल आप परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरे रोल परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें कन्फ्लिक्ट आ रही है, ठीक है। आपको दो डिफरेंट रोल, अपोजिंग रोल्स दे दिए जाएं तो वो रोल कन्फ्लिक्ट होगा। आपने बजट भी करनी है, आपने वेस्ट भी नहीं करना, और आपसे ये भी कहा गया कि क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस भी करनी है। सपोज आपसे ये काम कहा गया है कि क्वांटिटी भी ज़्यादा प्रोड्यूस करें और वेस्ट भी नहीं होना चाहिए, परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए। अब ये मुश्किल काम है दोनों को मैनेज करना। रोल एम्बिग्विटी है, आपको शक, वो क्लैरिटी ना हो आपने करना क्या है, आपके रोल जो है वो क्लियर ना हो, आपको इंफॉर्मेशन कंप्लीट ना हो, रोल एम्बिग्विटी है। रोल ओवरलोड है उसके बाद कि आपके रोल, आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा डाल दिया है टास्क का, तो आपका रोल जो है वो जो बेसिक रोल्स हैं वो छुप जाएं, ठीक है, दैट इज रोल ओवरलोड। एंड डेली हैसल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें अराइज हों जिसकी वजह से आप अपना रूटीन का काम ना कर सकें, दैट इज कॉल्ड डेली हैसल। तो इन सारी चीज़ों से बेसिकली क्या होगा, आपके लिए हिंड्रेंस स्ट्रेसेस होंगी, आपके लिए रुकावट बनेंगी। देन चैलेंजिंग स्ट्रेसेस हैं वर्क से रिलेटेड, लाइक आपको टाइम प्रेशर दे दी जाए, कम वक्त में ज्यादा काम करना, वो चैलेंज है आपके लिए, ठीक है। उससे आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो सकता है आप कर लो तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाए अपने ऊपर, ये टाइम प्रेशर है। जिस तरह एक बैट्समैन खेलता है ना, तो एक बैट्समैन जो है वो, उसकी परफॉर्मेंस समटाइम बेहतर हो जाती है जब वो स्ट्रेस में खेलता है। कोहली को आपको भी देखें ना, तो कोहली अगर 12-14 की एवरेज चाहिए तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है टाइम प्रेशर की वजह से अक्सर औकात। तो ये क्या है, उसके लिए चैलेंजिंग स्ट्रेसर है, इसका मतलब है। देन वर्क कम्प्लेक्सिटी, आपको मुश्किल काम दे दिया गया, वो मुश्किल काम आपके लिए देखें, अगर मुश्किल आपके लिए पैदा कर रहा है लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी ला रहा है कि आप मुश्किल काम करने को आदी हो रहे हैं, तो आपकी ग्रूमिंग हो रही है, आपकी डेवलपमेंट हो रही है, आपकी जो है वो पर्सनल जो है वो कंप्लिशमेंट वाली फीलिंग्स आपको आएंगी जब आप उसको मुकम्मल कर लेंगे। वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती हैं, हमने बात डिस्कस की थी वर्क इन्रिचमेंट की या जॉब इन्रिचमेंट की, वो वाली फीलिंग्स हो तो उससे भी आप चैलेंजिंग स्ट्रेस फील करेंगे। देन नॉन वर्क हिंड्रेंस स्ट्रेसेस हैं हमारे, जो वर्क से रिलेटेड नहीं है, जो हमारी सोशल लाइफ से है। जिस तरह वर्क फैमिली कन्फ्लिक्ट है कि वर्क की वजह से आपकी फैमिली में कन्फ्लिक्ट आ रही है, वो क्या है, वो आपके लिए हिंड्रेंस स्ट्रेस है। आप वही टेंशन वर्क प्लेस से घर पे ला सकते, यानी घर से वर्क प्लेस पे लाएंगे तो आपका काम ठीक नहीं होगा।
नेगेटिव लाइफ इवेंट्स हैं, हमने डिस्कस किया था उनमें स्पाउस की डेथ सबसे बड़ा होता है, स्पाउस से सेपरेशन, स्पाउस से लड़ाई हो जाना, या उसके बाद दूसरे दो बड़े हैं। आप बुक में देखेंगे तो एक टेबल आपको गिवन है जो स्ट्रेसेस की सबसे बड़ी रीजन है। तो मैं समझता हूँ स्पाउस के अलावा पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सारे इसमें शामिल हैं। अगर खुदा न खास्ता उनमें से किसी के साथ कुछ बुरा होता है, कोई बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट है, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, तो वो सारे नेगेटिव लाइफ इवेंट्स हैं, उनसे भी आपको स्ट्रेस की सिचुएशन रेज होगी। फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी है कि आपको इनकम कम है, एक्सपेंस ज़्यादा, आपको समझ नहीं आ रही कैसे मैनेज होगा, फाइनेंस आएगा या नहीं आएगा, पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी जो है ये भी है आपके लिए एक स्ट्रेस की सोर्स है। आपने कोई प्लाट खरीदा, वो पैसे फंस गए, प्लाट पे खुदा न खासा कोई इशू बन गया, फाइल आपने ली तो फाइल वो जेन्युइन नहीं निकली, आपने गाड़ी खरीदी तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स का मसला निकला, वो अब ट्रांसफर नहीं हो रही। अब इस तरह की जो सिचुएशंस हैं वो फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी है कि पैसे वापस आएंगे भी सही या नहीं आएंगे, डूबेंगे या पैसे मिल जाएंगे हमें। देन उसके बाद बच्चों नॉन वर्क चैलेंजिंग स्ट्रेसेस हैं जो फैमिली की तरफ से होते हैं, लाइक फैमिली टाइम डिमांड्स है, फैमिली कहते हैं हमें टाइम दे, आपने उनको भी टाइम देना है, वर्क को भी मैनेज करना है। अगर आप ये दोनों काम सीख जाएं तो यू विल बी मोर सक्सेसफुल। ठीक है, अब ये उसकी आउटकम्स अल्टीमेटली पॉजिटिव ही आ रही है ना। पर्सनल डेवलपमेंट है, आप जो है वो जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ पीआईडी में एडमिशन ले लेते हो, किसी ट्रेनिंग में एडमिशन ले लेते हो, किसी कोर्स में एडमिशन ले लेते हो, ठीक है, या आप कोई जिम ज्वाइन कर लेते हो बॉडी बिल्डिंग के लिए। अब ये आप पर्सनल डेवलपमेंट कर रहे हो, अब इसमें क्या होगा, एक नई एक्टिविटी ऐड होगी आपके रूटीन में। आप पहले दो काम करते थे, जॉब पे और घर में, अब तीसरा काम आप कर रहे हैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। तो ये एक चैलेंज है। अब इस चैलेंज की आउटकम बड़े पॉजिटिव आएगी अगर आप इसको मैनेज कर लेते हैं। तो अगर आप इसको चला लेते हैं तो आपकी, सपोज आप स्टडी कर रहे हैं तो एजुकेशन बढ़ जाएगी, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ आ जाएगी आपके बॉडी में, फिजिकली आप स्ट्रांग हो जाएंगे। और पॉजिटिव लाइफ इवेंट्स हैं उससे भी चैलेंज होता है। आपकी शादी हो जाती है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, तो नाउ यू हैव टू अर्न मोर, यू हैव टू अर्न। अब अपने बाबा से मांगते हुए शर्म आएगी। तो आप मेरिड हैं, आपके बेबी हो जाए तो आपको और ज्यादा शर्म आएगी। यू विल फील रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार मैंने तो अपने बच्चों को खुद करना है, उनके कपड़े खुद लेके जाने हैं, उनके खाने पीने की खुद अरेंजमेंट्स करनी है। तो ये पॉजिटिव लाइफ इवेंट्स है। ओके, अब जो ये तो हो गया ना कि काजेज ऑफ स्ट्रेस क्या है, जो प्राइमरी अप्रेजल है। सेकेंडरी अप्रेजल हमने पढ़ी थी कि किस तरह कोप अप करते हैं। बिहेवियरल कोपिंग है, कॉग्निटिव कोपिंग है, प्रॉब्लम फोकस कोपिंग है और इमोशनल कोपिंग है। ये हमने डिस्कस किया था पूरा डायग्राम। ओके, अब बेसिकली हम कोपिंग स्ट्रेटजीज क्यों सेलेक्ट करते हैं, अपने बिलीव्स को देख के हमें जो बेहतर लगता है हम वो अडेप्ट करते हैं। चाहे हम प्रॉब्लम फोकस करें, चाहे इमोशनल फोकस करें, बिहेवियरल करें या कॉग्निटिव करें, हमें जो बिलीव होगा, हमारा बिलीव बताएगा हमने क्या करना है। वो बिलीव पास्ट एक्सपीरियंस पे भी बन सकता है, लोगों से सुन के भी बन सकता है, किसी कहीं से पढ़ के भी बन सकता है। ये सारी चीजें हमारा बिलीफ बनाती हैं। देन उसके बाद ये है कि हमारा कंट्रोल किस पे है, हमें जो बेहतर लगता है, जो कंट्रोल में लगता है, हम वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस का इम्पैक्ट स्ट्रेन पे। कि हमारी जब स्ट्रेस होती है तो स्ट्रेस की आउटकम स्ट्रेन की शक्ल में होती है। वो फिजियोलॉजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है और बिहेवियरल हो सकता है। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन क्या है कि लाइक आपका इम्यून सिस्टम, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं आपको। लाइक देखें ना, इम्यून सिस्टम में आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, आप जब बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं तो इम्यूनिटी कम हो जाती है। कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डिजीजेज हो सकती हैं, बीपी हाई हो सकता है, वेन कोई जो है वो ब्लॉक हो सकती है, खुदा ना खास्ता ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ये सारे कार्डियोवैस्कुलर है। मस्कुलोस्केलेटल हो सकता है, आपको बैक किक में पेन हो, अपर जो शोल्डर की बैक साइड है वहाँ पेन हो, आपको रिस्ट में पेन हो, जो मसल्स में पेन होती है ना और जॉइंट्स में पेन होती है, वो मस्कुलोस्केलेटल है। देन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल है, जिसमें आपका बेसिकली स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। ये भी नॉर्मली ये लोगों में देखा गया, जब वो स्ट्रेस में होते हैं तो उसकी ये इम्पैक्ट होता है। अभी जो इम्पैक्ट हो रहा है ना स्ट्रेस का, ये स्ट्रेन है। देन साइकोलॉजिकल है, आप एंग्जाइटी में हो, एंगर में हो, भूल जाएं चीज़ें, गुम हो जाएं आपसे चीज़ें, गुस्से वाले आप ज़्यादा हो जाएं, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेन है। देन बर्नआउट भी हो सकता है इसी तरह। देन बिहेवियरल स्ट्रेन है हमारे, ठीक है, कि हमारे बिहेवियर्स जो हैं अनहेल्दी बिहेवियर्स होते हो जाएं हमारे। जिस तरह आप जो है वो सोए ना, आप जो है वो शराब पीना शुरू कर दें खुदा न खास्ता, या आप स्मोकिंग शुरू कर दें, या आप जो है वो नशा करना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे हमारे बिहेवियरल स्ट्रेन हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो हमारा आज का टास्क है यहाँ से स्टार्ट होता है कि इंसान जो है लाइक इनमें से कौन सा सिलेक्ट करता है कोपिंग मैकेनिज्म के तौर पे। ठीक है, कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं ना जिनकी वजह से वो सिलेक्ट करता है। एक तो बिलीफ हमने डिस्कस किया था, कंट्रोल डिस्कस किया था। इसके अलावा जो स्ट्रेस प्रोसेस है, स्ट्रेस को मैनेज करने का जो प्रोसेस है, वो कुछ हमारे पर्सनल और कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियरल पैटर्न्स पे भी डिपेंड करता है। आपको यहाँ नजर आ रहा है स्लाइड में,
सॉरी। तो बिहेवियरल पैटर्न है, उसमें एक है टाइप ए पैटर्न। बेसिकली टाइप ए और टाइप बी दो तरह के होते हैं, हम सिर्फ टाइप ए को डिस्कस करते हैं, इसका अपोजिट है टाइप बी। तो टाइप ए पीपल हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ टाइम अर्जेंसी एंड टेंड टू बी इम्पेशेंट, हार्ड ड्राइविंग, competitive, controlling, aggressive and even hostile। ये वो लोग होते हैं जो जल्दबाज होते हैं, जल्दी जल्दी एफर्ट्स करते हैं, दे वांट द रिटर्न्स इमीडिएटली। ठीक है। इनके जो अक्सर परफॉर्म करने का तरीका या एक्टिविटीज करने का जो तरीका होता है ना, वो बड़ा क्विक होता है। लाइक जल्दी खाना खाएंगे, जल्दी चलेंगे, उनकी जो फुट चेंजिंग स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, एग्रेसिवली बात करेंगे, ठीक है, तेज बात करेंगे। ये लोग यूजुअली टाइप ए पर्सनैलिटीज होते हैं, ये कम एफर्ट में या कम टाइम में ज्यादा अचीव करना चाहते हैं। तो जल्दबाज आप कह सकते हैं उनको, सादा अल्फाज में वो होते हैं। अब जो जल्दबाज बंदा, खुद सोचे, जब वो टाइम में एफर्ट पुट कर रहा है और चाह रहा है कि जल्दी नतीजा निकले, नतीजा लेट हो जाए तो क्या होगा, स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगी। नतीजा ठीक ना निकले, स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि टाइप ए पर्सनैलिटी के जो लोग हैं वो ज्यादा स्ट्रेस में जाते हैं। स्ट्रेस में जाने की वजह से स्ट्रेन भी ज्यादा होता है उनको। अब स्ट्रेन में क्या होगा, हेल्थ के इश्यूज बनेंगे, वेलबींग के इशू, साइकोलॉजिकल इशू, फिजियोलॉजिकल इशू, ठीक है, फिजिकल इश्यूज, ये सारे हो सकते हैं टाइप ए के लोगों को। टाइप बी जो है इसके मुकाबले में कूल एंड काम होते हैं, ठंडी तबीयत के, काम करते हैं, इंतजार करते हैं, कोई बात नहीं यार आ जाएगा रिजल्ट। जल्दबाजी क्या है, एक काम करने को तरीका उनका बड़ा स्मूथ और स्लो होता है। तो स्मूथ और स्लो होने की वजह से क्या होता है कि उसमें अगर नाकामी हो रही है तो वो इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो अपने एफर्ट्स को जो है वो डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो टाइप बी ए के लोग जल्दी डिसहार्ट भी होते हैं, टाइप बी के लोग जल्दी डिसहार्ट नहीं होते। ठीक है। तो कूल लोग होते हैं टाइप बी वाले। तो उनको जाहिर बात है, जब वो कूल है तो उनको स्ट्रेस भी कम होगा। अच्छा, अब जो टाइप ए के लोग हैं, ये एक तो खुद होते हैं ना हॉस्टाइल और एक्टिव और जल्दी काम करने का, तो ये दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। तो जब ये दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं तो दूसरों पे प्रेशर डालेंगे, दूसरों पे बर्डन डालेंगे। तो जब प्रेशर एंड बर्डन डालेंगे दूसरों से काम करवाने के लिए, तो इंटरपर्सनल कंफ्लिक्ट अराइज होने का इशू हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए जो है स्ट्रेस बढ़ेगी जब इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट ज्यादा होगी, कन्फ्लिक्ट ज्यादा होगी, लोग आपसे मिसबिहेव करेंगे, आप लोग आपका काम नहीं करेंगे, आप मजीद स्ट्रेस में आ जाएंगे। ओके। अब इनका जो बेसिकली जो ये लोग हैं ना, ये स्ट्रेस के प्रोसेस को भी खुद मैनेज कर रहे हैं और खुद ही उसका काज है। जिस तरह दूसरों को काम दिया, दूसरों को काम करके ये इनकी कोशिश होगी लोग जल्दी से काम करें। जब लोग जल्दी से काम नहीं करेंगे तो हम, अब लोग काम नहीं कर रहे, मैंने देखा लोग काम नहीं कर रहे, मैं टाइप ए हूँ सपोज, तो मैं स्ट्रेस में चले जाऊंगा। तो इसका मतलब ये होगा कि स्ट्रेस जो है वो लोगों की वजह से कम और मेरी वजह से ज्यादा आ रही है। ठीक है। इफ आई एम टाइप ए पर्सनैलिटी या कोई भी टाइप ए पर्सनैलिटी का बंदा होगा तो ये लोग क्योंकि हाइपर सेंसिटिव होते हैं, ज्यादा डिमांड्स जनरेट करते हैं। ठीक है। तो उस वजह से जो ये लोग होते हैं, इनकी एक्सपेक्टेशंस भी लोगों से ज्यादा होती हैं एंड दे आर मोर लाइक इन स्ट्रेस, इन स्ट्रेन एंड इन सिचुएशन में चले जाते हैं। देन सच बिहेवियर्स आर स्ट्रांगली लिंक्ड विद कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड फॉर्म ऑफ स्ट्रेन्स। ये हमने पहले भी बात की है। ऐसे लोगों को अक्सर हार्ट के प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं, सॉरी सॉरी बच्चों, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स रेज होती हैं। अब ये चीज क्या है, बेसिकली ये टाइप ए पर्सनैलिटी की या टाइप ए बिहेवियर के लोगों का इशू है। अच्छा, इसके अलावा फिर सोशल सपोर्ट भी है। इससे भी बेसिकली हम स्ट्रेस को जो है वो कोशिश करते हैं कि प्रोसेस को मैनेज करने की। लाइक सोशल सपोर्ट क्या है, रेफर्स टू हेल्प दैट पीपल रिसीव व्हेन दे आर कन्फ्रंटेड विद स्ट्रेसफुल डिमांड्स एंड दे आर एटलीस्ट टू मेजर टाइप्स। ठीक है। यानी जब आप स्ट्रेस फील करते हैं तो आपको अगर सपोर्ट दे दी जाए तो वो सोशल सपोर्ट कहलाएगी, जो आपकी सराउंडिंग में आपको दी जाएगी। अब वो एक इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट है, एक इमोशनल सपोर्ट है। इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट क्या है, विच रेफर्स टू द हेल्प पीपल रिसीव दैट कैन बी यूज टू एड्रेस द स्ट्रेसफुल डिमांड डायरेक्टली। आपकी कोई स्ट्रेसफुल डिमांड है, कस्टमर्स का बर्डन बढ़ गया है, ठीक है, कस्टमर्स की डिमांड्स बढ़ गई हैं। पहले आप 100 कस्टमर्स को डेली देखते हैं, अब आपको 300 कस्टमर्स को देखना पड़ रहा है। तो आपके ऊपर बर्डन ज्यादा होगा, आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। अगर आपका बॉस आपको एक और बंदा दे दे हैंडल करने के लिए, तो इससे क्या होगा, आपका बर्डन डिवाइड हो जाएगा। ये इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट है, यानी उसकी वजह से आपकी बेसिकली डिमांड्स कंट्रोल हो रही है। आपको एक मशीन लेके दे दी जाए जिसमें चीजें जो है वो क्विकली हो जाएं, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। आपके ड्यूटी आवर्स जो है वो चेंज कर दिए जाएं, आपको उस टाइम पे भेज दिया जाए जहाँ पे कम कस्टमर्स आते हैं, ताकि आप रिलैक्स हो जाएं। अब ये भी इंस्ट्रूमेंटल है, एक इंस्ट्रूमेंट आपको दिया जिससे डिमांड्स कम हो रही हैं या मैनेज हो रही हैं। फिर इमोशनल सपोर्ट है कि आपको इमोशनली, जिस तरह आपको प्रॉब्लम है, आप कहते हैं सर पहले एक थे 100 थे अब 300 है, बॉस कहता है जी ये बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत हार्ड वर्कर है, ये अपने से अब पहले से 3 गुना ज्यादा लोगों को मैनेज कर रहा है, मुझे पता है ये बड़ा मुश्किल में है लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि ये काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब ये क्या है, ये इमोशनल सपोर्ट है। आप
बकअप हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, आपके जो है इमोशनली जो ड्रेन्ड थे आप इमोशनली ड्रेन्ड होने के बजाय इमोशंस आपके कंपोज्ड हो जाएंगे एंड यू विल परफॉर्म बेटर। ये जो स्पोर्ट है दिस इज इमोशनल स्पोर्ट। अच्छा, अब ये कोपिंग सोर्स के तौर पे काम करता है और बेसिकली इसके होने की वजह से स्ट्रेस और जो स्ट्रेन का रिलेशन है वो वीक हो जाएगा। जिस तरह आपको पता है स्ट्रेस जब ज़्यादा होती है तो उससे स्ट्रेन बढ़ती है। लेकिन अगर आपको फील हो रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट करती है, वो इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट की शक्ल में है या वो इमोशनल सपोर्ट की शक्ल में है, तो उससे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, बेसिकली आपका जो है स्ट्रेन कम हो जाएगा। तो इस बेसिकली एक मॉडरेटर है, मॉडरेटिंग वेरिएबल होता है ना, आपने पढ़ा हुआ है कि मॉडरेटिंग वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के दरमियान इफेक्ट करता है उनके रिलेशन को, और बेसिकली उस रिलेशन को या स्ट्रांग कर देता है या वीक कर देता है। तो ये यहाँ पे बफर कर रहा है रिलेशन को, यानी उनके रिलेशन को वीक कर रहा है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशन को वीक करेगी जब सोशल सपोर्ट ज्यादा होगी। जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है मॉडरेटिंग वेरिएबल सोशल सपोर्ट का रोल। तो मॉडरेटर हमेशा यूं ही ड्रा किए जाते हैं कि ये दो वेरिएबल्स के दरमियान इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। और ये कौन से वेरिएबल, स्ट्रेस के दरमियान और स्ट्रेन के दरमियान, इनके दरमियान ये इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट विल इफेक्ट, तो ये एक मॉडरेटिंग वेरिएबल के तौर पे होगा। अच्छा, अब ये छोटा सा टास्क है आप लोगों के लिए, आप लोगों ने इसको परफॉर्म करना है, ठीक है। हमारा ये 5th चैप्टर कंप्लीट होता है तो इसके बाद एक आध चैप्टर और करके हम जरा वापस फिर जाएंगे, हम उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो सारी उनको सॉल्व करेंगे। तो उसमें थोड़े से आपको ग्रुप टास्क मैं दूंगा इंशाल्लाह। तो अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट टेस्ट क्या है कि यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर सो फार। अगर आपको समझ आ गई है तो आप इस डायग्राम को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई वुड आस्क सर्टेन इंडिविजुअल, और ये ग्रेडेड प्रेजेंटेशन होगी आप लोग की कमिंग क्लास में, तो उसमें आप लोगों ने इस मॉडल को मुझे प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। तो मैं सर्टेन इंडिविजुअल्स को कहूँगा कि वो इस मॉडल को प्रेजेंट करें, ठीक है, 3 to 5 मिनट्स के अंदर, और उसकी बेस में मैं उसकी इवेल्युएशन करूँगा। तो आप लोगों ने पढ़ना है, जो अभी तक जो हमने पढ़ा वो सारा इस मॉडल में आ रहा है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई आई एम लीविंग दिस पार्ट ऑन यू पीपल, ऑन योर शोल्डर्स, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट। ओके बच्चों, मूविंग फर्दर। अब स्ट्रेस क्यों इंपॉर्टेंट है इसको स्टडी करना, क्यों? क्योंकि स्ट्रेस जो है ना हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है। हमने यहाँ पढ़ा हुआ है हमारे दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, परफॉर्मेंस है और कमिटमेंट है। तो ये परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट करता है और कमिटमेंट को भी। अगर आप नोटिस करें तो परफॉर्मेंस और कमिटमेंट दो पॉजिटिव वेरिएबल्स हैं। हम चाहते हैं परफॉर्मेंस बढ़े, हम चाहते हैं कमिटमेंट लोगों की बढ़े, तो बेसिकली ये पॉजिटिव नेचर के वेरिएबल्स हैं। अच्छा, अब स्ट्रेस जो है ये नेगेटिव नेचर का वेरिएबल है। तो स्ट्रेस बढ़ेगी तो खुद सोचिए परफॉर्मेंस क्या होगी, कम हो जाएगी, मीन इनमें नेगेटिव रिलेशन होगा। इस तरह स्ट्रेस जब ज्यादा होगी तो कमिटमेंट भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन के वेरिएबल्स हैं। इसके मुकाबले में अब जॉब सेटिस्फेक्शन ऊपर है उसको देखें तो इट वाज अ पॉजिटिव वेरिएबल। जॉब सेटिस्फेक्शन जैसे ही बढ़ेगी परफॉर्मेंस बढ़नी चाहिए, जब लोगों की जॉब सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी उनकी कमिटमेंट भी ज्यादा होगी। तो इट मीन्स कि ये दोनों एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव रिलेशन है उनमें। यहाँ पे स्ट्रेस अगर इंक्रीज होगा तो स्ट्रेस के इंक्रीज होने से परफॉर्मेंस भी कम होनी चाहिए और कमिटमेंट भी कम होनी चाहिए, इट मीन्स देयर वुड बी अ नेगेटिव रिलेशन। यही हमने यहाँ पे देखना है जो अभी हमारी डिस्कशन जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो आपको नजर आ रहा है कि स्ट्रेस दो तरह के होते हैं, हिंड्रेंस स्ट्रेस होता है और हिंड्रेंस जो है वो चैलेंजिंग स्ट्रेस होता है। आपको पहला नजर आ रहा है हिंड्रेंस स्ट्रेस का, जो आप परफॉर्मेंस से रिलेशन नेगेटिव है, सेंटर में लिखा हुआ भी है। और हिंड्रेंस स्ट्रेसर का ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट से भी नेगेटिव है, लेकिन दोनों के कलर में डिफरेंस है। यू कैन सी रेड एंड ग्रीन। रेड को देखिए, नीचे इंटरप्रिटेशन उसकी गिवन है कि रेड क्या होता है, बेसिकली रिप्रेजेंट्स वीक रिलेशन अराउंड 0.10 मैग्नीट्यूड। इनका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इनका जो रिलेशन है वो वीक है। इसके मुकाबले में आपको ग्रीन नजर आ रहा है, और ग्रीन क्या शो करता है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इनका रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग है। यानी जब हिंड्रेंस स्ट्रेसेस होंगी तो कमिटमेंट ज्यादा कम हो जाएगी, नेगेटिव रिलेशन है ना, हिंड्रेंस स्ट्रेस बढ़ेगी तो कमिटमेंट कम हो जाएगी, यानी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन जब हिंड्रेंस स्ट्रेसेस होंगे तो परफॉर्मेंस पे कम इम्पेक्ट पड़ेगा, क्योंकि खाली स्ट्रेस नहीं है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस कम होती है। लोगों के पास हो सकता है स्ट्रेस में हो लेकिन स्किल हो तो वो फिर भी काम ठीक कर लेंगे। एक टीचर जो है वो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, वो बेशक घर उसके परेशानी है उसके बावजूद वो अच्छा लेक्चर दे लेगा, परेशानी के बावजूद, क्योंकि उसके पास स्किल ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए कंसिडर करने वाली ये है कि हिंड्रेंस स्ट्रेसेस जो है वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स को, जो दो है, परफॉर्मेंस और कमिटमेंट। अच्छा, इसी तरह अगर हम देखें तो चैलेंजिंग स्ट्रेसेस हैं। अब ये क्या करते हैं, ठीक है, ये भी बेसिकली जो है
आपको पता है जो चैलेंजिंग स्ट्रेसेस हैं इसको हमने डिस्कस किया हुआ है कि एक पॉजिटिव चीज जनरेट करते हैं हमारे लिए, इससे जो स्ट्रेन है वो जनरेट नहीं होती बेसिकली, इससे हमारे लिए पॉजिटिव आउटकम जनरेट होती है क्योंकि उसको आप चैलेंजेस यूज करते हैं। तो जब चैलेंज आपको मिलता है तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, उसमें मतलब इनमें पॉजिटिव रिलेशन है। इस तरह जब आपको चैलेंज स्ट्रेसर मिलता है तो आपकी कमिटमेंट भी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, तो इंक्रीज हो जाती है। ये नीचे डिस्क्रिप्शन गिवन है कि चैलेंज स्ट्रेसर्स हैव अ वीक पॉजिटिव रिलेशनशिप विद जॉब परफॉर्मेंस, यानी वीक है बट पॉजिटिव है, यानी चैलेंज स्ट्रेसेस बढ़ेगा तो परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी और कमिटमेंट भी बढ़ेगी। इस तरह चैलेंज स्ट्रेसेस हैव एन मॉडरेट पॉजिटिव रिलेशन, यानी मॉडरेट है, स्ट्रांग नहीं है। आपको कलर्स नजर आ रहे हैं, रेड कलर नीचे शो कर रहा है वीक रिलेशन को और येलो कलर शो कर रहा है मॉडरेट रिलेशन को, ठीक है। तो दिस इज हाउ बेसिकली स्ट्रेस इन्फ्लुएंसेस योर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, अब स्ट्रेस वर्क प्लेस पे है, एक नेगेटिव चीज है। ऑर्गेनाइजेशंस ऑलवेज डिमांड एंड रिक्वायर दैट के स्ट्रेस शुड बी कंट्रोल्ड। अब ऑर्गेनाइजेशंस कैसे करती हैं, ये कैसे कर सकती हैं? फॉर दैट वी हैव टू सी के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस करेंगे, स्ट्रेस को कम करने के तरीके, मैनेज करने के तरीके। देर आर 4 अप्रोचेज अवेलेबल। नंबर 1 इज असेसमेंट, या आप यूँ कह सकते हैं इट्स अ प्रोसेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोसेस कहेंगे कि हमने स्ट्रेस को किस तरह मैनेज करना है, तो क्या तरीका कार होगा हमारा। तो सबसे पहले फर्म्स ने असेसमेंट करनी है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेस ऑडिट। इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे सोर्सेज एंड लेवल ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस कितना है और उसके सोर्स कितने हैं। कुछ स्ट्रेस को हम छोड़ देते हैं, खैर थोड़ी बहुत परेशानी है तो खत्म हो जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर हमें उसकी सोर्सेज भी ढूंढनी है, क्यों है, फिर हमने कोशिश करनी है उनको रिड्यूस करने की, उन सोर्सेज को जिस वजह से स्ट्रेस हो रहा है उसको कम करना है। जिस तरह हमने पढ़ा है स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह डिमांड्स होती हैं, जॉब डिमांड्स। जब जॉब डिमांड्स कैपेसिटी से एक्सीड करती हैं तो वो स्ट्रेस होता है, लेकिन हम सबसे पहले डिमांड्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर वो रिड्यूस हो जाए उससे स्ट्रेस कम हो सकती है। जिन जॉब शेयरिंग है, जॉब शेयरिंग से भी कम हो सकती है। जिस तरह मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया है, आप 100 लोग काम करते थे, 100 कस्टमर्स आते थे आपके पास, अब 300 आ गए हैं, तो आपके लिए मुश्किल हो गया मैनेज, तो हमने आपको एक और बंदा दे दिया, तो आप दोनों मिलके काम कर रहे हो, तो इट मीन्स यू आर शेयरिंग दैट जॉब, तो ये इससे भी स्ट्रेस कम होगा। सबेटिकल्स हैं, आपको छुट्टियां दे दी जाएं, सबेटिकल छुट्टियों की एक फॉर्म है, तो आपको छुट्टी दे दी जाए 10 दिन 15 दिन के लिए, ठीक है, तो उससे भी आप रिलैक्स हो जाएंगे, ड्यूटी से दूर होंगे तो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल, स्ट्रेस आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये स्ट्रेस को रिड्यूस करने के तरीके हैं। देन प्रोवाइडिंग रिसोर्स है, एक और जो तरीका हो सकता है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का हो सकता है। जिस तरह ट्रेनिंग इंटरवेंशन होती हैं, आपको ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है, और ट्रेनिंग से आपकी कंपिटेंसीज और एबिलिटीज इंक्रीज की जाए। जब आपकी कंपिटेंसीज और एबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो आपको अगर मुश्किल और चैलेंजिंग और डिफिकल्ट और नया काम दे दिया जाएगा तो भी आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। आपको ऐसा काम दे दिया जाएगा जिसमें वर्क ओवरलोड हो गया है, आप पहले एक बंदे का काम के बजाय आप ट्रेनिंग दिया तो 2 बंदों का काम कर रहे हैं, जब आप 2 बंदों का काम करें आप फिर भी परेशानी होगी क्योंकि आपकी ट्रेनिंग हुई भी है। तो उससे भी अल्टीमेटली क्या होगी, आप स्ट्रेस को इजीली कंट्रोल कर सकोगे क्योंकि आपको टेंशन नहीं होगी, अब इतनी कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज बढ़ गई है ना। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जब डिमांड्स एक्सीड करती हैं कैपेबिलिटीज से वो स्ट्रेस होती है। तो अगर कैपेबिलिटीज बढ़ा दी हैं तो फिर तो डिमांड्स नहीं ना एक्सीड करेंगी, और डिमांड्स उतनी रहे तो फिर आप कम स्ट्रेस फील करेंगे, ठीक है। तो ये इससे भी हो सकता है स्ट्रेस कम। देन स्पोर्टिव प्रैक्टिसेस हैं कि आप स्पोर्ट करें, एम्प्लॉइज को जो है वो बैलेंस क्रिएट करने में कोशिश करें डिमांड्स और कैपेसिटीज में, या आप उनको सपोर्ट करें इमोशनल सपोर्ट या इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट की शक्ल में, उससे भी स्ट्रेस कम होगा। देन स्ट्रेस अगर सपोज हो गया तो स्ट्रेन भी तो हो सकता है, फिजियोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है, ठीक है, जो भी आपको स्ट्रेन होते हैं उसको हम कम करें। कि अब स्ट्रेस तो हो गया चलें, अब स्ट्रेन का इफेक्ट कम हो ह्यूमंस के ऊपर, उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर पे, उनका जो है साइकोलॉजिकल या उनका इमोशनल कम इफेक्ट हो, तो उसकी क्या टेक्निक है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, आपको रिलैक्स किया जाए, लाइक आपकी आपकी मेंटोरिंग की जाए, आपको किसी के साथ बिठा दिया जाए जो आपकी हीलिंग करे, ठीक है, तो उससे हो सकता है। आपको बकअप किया जाए, आपको मोटिवेट किया जाए, आपको जो है वो पब्लिकली तारीफें की जाए, तो आप उससे थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। देन कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स हैं, ठीक है, इसमें लाइक कॉग्निटिव आपको याद हो हमने डिस्कस किया था, थॉट से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है, और बिहेवियरल हमारे एक्शन से रिलेटेड है। तो लाइक अब आप अपनी थॉट्स और अपने बिहेवियर्स को बैलेंस करें, जिस तरह आप अपनी थॉट्स को चेंज करने की कोशिश करें, सेल्फ टॉक है। आपको याद हो हमने एक्टिंग डिस्कस की थी, सरफेस एक्टिंग होती है और डीप एक्टिंग होती है। सरफेस एक्टिंग है ऊपर ऊपर से एक्टिंग करना, अंदर से फीलिंग्स वही रहेंगी, सिर्फ आप बाहर से शो कर रहे हो। डीप एक्टिंग होता है आप अंदर की फीलिंग्स को भी बदल लो, ठीक है, बाहर के मुताबिक, तो दैट इज कॉल्ड डीप एक्टिंग। तो ये भी एक सोर्स है, आप अपने आप से बातें करें, लाइक सेल्फ टॉक करें,
नहीं, जिस तरह आप कहते हो आपको टास्क मिला है, बड़ा मुश्किल है, ठीक है, और कम्प्लेक्स है, आपने कभी उस पर काम नहीं किया, उसमें सपोर्ट भी कोई नहीं है आपकी, आप थोड़ी सी स्ट्रेस में जाओगे, लेकिन आप अपने आप को खुश करते हो, यार आई कैन डू इट, दिस कैन बी डन, एंड ये करना ज़रूरी है, ये करना है मैंने इंशाल्लाह। अब ये वाली जो आप अपने आप से टॉक कर रहे हो, इससे स्ट्रेस कम हो जाएगी। देन हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम्स हैं आपकी स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेन जो है वो साइकोलॉजिकल फिजिकल उस हेल्थ को इफेक्ट करता है आपकी। तो अगर हम वो प्रोग्राम्स लॉन्च करें जिसमें हेल्थ और वेलनेस हो, ठीक है, हम जो है वो एम्प्लॉइज़ को जो है वो उनकी सेहत को बेहतर करें, उनकी साइकोलॉजिकल और इमोशनल और फिजिकल जो हेल्थ है उसको प्रमोट करें, तो उससे भी बेसिकली क्या होगा, स्ट्रेन कम हो जाएगा। तो वी आर डन विद द होल चैप्टर। नाउ आपने एक टास्क जो परफॉर्म करना है, ये दो टास्क हो गए आपके टोटल इस चैप्टर के एंड पे। एक हमने केस स्टडी सॉल्व करनी है हनीवेल की। अब आई वांट दैट, देखें आप माइट भी ना की हो, लेकिन आप इस केस को खुद सॉल्व करें, ठीक या गलत जो भी आप सॉल्व करेंगे, यू विल हैव अ लर्निंग। तो कमिंग क्लास में हम जो कमिंग क्लासेस हैं उनमें डिस्कस भी करेंगे कि केस को सॉल्व कैसे करते हैं। लेकिन फर्स्ट यू हैव टू मेक एन सेल्फ अटेम्प्ट। अगर आप वो कर लेते हैं तो आप 50 to 70% खुद ही समझ चुके होंगे केस को सॉल्व कैसे करना है। जो रिमेनिंग कमी है वो हम इंशाल्लाह पूरी कर लेंगे कमिंग क्लासेस के अंदर। तो हनीवेल का केस है पेज 150 के ऊपर, उसको आप लोगों ने सॉल्व करना है, एंड वी विल हैव डिस्कशन ऑन बोथ दीज टॉपिक्स। एक आपको मैंने ये मॉडल दिया है एक्सप्लेन करने के लिए इस चैप्टर में, और एक आपको केस स्टडी दिया है, तो यू हैव टू सॉल्व दैट केस स्टडी एंड दैट मॉडल। एंड कमिंग वीक में पहले इसकी डिस्कशन होगी और लेटर आज जो है वो हमारे लेक्चर्स होंगे। तो बेस्ट विशेस फॉर यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, मे अल्लाह कीप यू सेफ एंड साउंड। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।